हेलो एवरीवन, एम्बिशन स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि आपके केमिस्ट्री के पार्ट में जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। और ये जो आपका चैप्टर है इसमें आपको कंप्लीटली पूरा कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है। जब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे थे तो उसमें हमें देखने मिला था कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, मतलब कि उनकी वैलेंसी 4 होती है। उसके बाद में कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। कार्बन में हम जनरली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, देन आफ्टर सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ऐसे अलग अलग एलिमेंट कंबाइन होके नए नए कंपाउंड्स बना सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ अलग अलग होता है। आफ्टर दैट हमने देखा था कि पिछले क्लास में खासकर कार्बन किस तरीके से बॉन्डिंग फॉर्म करता है वो हमने देखा था। जनरली कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, हमेशा वो कोवैलेंट नेचर में होते हैं, मतलब कि वो जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उनमें वीक रहता है। जितना बड़ा कंपाउंड उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, मतलब जितनी लंबी चेन रहेगी कार्बन के एटम्स की जितनी लंबी चेन रहेगी उतना वो छोटा, उसमें उतना ज़्यादा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ठीक है, वो वीक रहता है, ठीक है। आफ्टर दैट आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब ये वर्सटाइल, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अब वर्सटाइल का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसी एबिलिटी, कोई भी सब्सटेंस की ऐसी एबिलिटी कि वो अपने वेरियस फंक्शंस पे काम करता हो, वो अडेप्ट करता हो अलग अलग फंक्शंस को। अडेप्ट करने का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? मतलब कार्बन जो है इसका सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं है कि किसी एक कंपाउंड, एक दो कुछ सिलेक्टेड कंपाउंड इसने फॉर्म किया और हो गया, ऐसा नहीं है। इसके अलग अलग फंक्शन है, इसके वैलेंसी के ऊपर में इसका अलग फंक्शन है, इसका प्योरेस्ट फॉर्म में इसका अलग फंक्शन आपने देखे थे, ताकि वो डायमंड और ग्रेफाइट फॉर्म हो रहा था। अगर बॉन्डिंग भी फॉर्म करेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में इतनी लंबी चेन को फॉर्म कर सकता है कि एक बड़ा सा एक मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकता है, बड़ा मॉलिक्यूल कार्बन का। तो ये अलग अलग जो प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट कार्बन की, ये हमें दिखाती है उसकी वर्सैलिटी। ये क्या दिखाती है हमको? उसकी वर्सैलिटी। समझ में आ रहा है? वो वर्सैटिलिटी दिखाती है उसकी वो। तो जो वर्सटाइल जो इसका नेचर है, इसका कार्बन का, वही हमें यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहली चीज हमको ये ध्यान में रखना है कि जो कार्बन है वो कौन से नेचर में फॉर्म होता है? फ्री और कंपाउंड के फॉर्म में। फ्री नेचर में हमने ध्यान में रखा कि डायमंड और ग्रेफाइट। कंपाउंड के फॉर्म में हमें ध्यान में रखना है कि वेरियस कार्बोनेट, वेरियस ऑक्साइड, वेरियस जितने भी आपके अलग अलग कंपाउंड्स हैं उनके नेचर में, ठीक है। अब जनरली कार्बन क्या करते हैं अपनी बैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए? ना तो अनायन फॉर्म करते हैं, ना ही कटायन फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड को फॉर्म नहीं करते हैं। सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको माइंड में रखते हुए चलना है। तो चलो अभी पढ़ते हैं स्टूडेंट वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की ओर। मैंने कुछ पॉइंट में उसको कवर किया है जो कि हम आगे में फर्दर उसको पढ़ने भी वाले हैं, कुछ पॉइंट को उसमें से, और आपको यहाँ पर भी उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या है? कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम एंड गिविंग राइज टू द लार्ज मॉलिक्यूल। कार्बन की एक ऐसी यूनिक एबिलिटी होती है, मतलब कार्बन की एक ऐसी यूनिक एक खासियत होती है कि वो क्या फॉर्म करेगा? बॉन्ड्स फॉर्म करेगा अदर कार्बन एटम के साथ में। कार्बन क्या करेगा? बॉन्ड्स फॉर्म करेगा अदर कार्बन एटम के साथ में। समझ में आ रहा है? उसको बोला जाता है उसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी। उसको कौन सी प्रॉपर्टी बोला जाता है? ये मैंने नीचे में लिखा, 4th पॉइंट लिखा। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटेनेशन। इसी जो प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? कैटेनेशन। मतलब कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे वो कार्बन के ही दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड तैयार करके ऐसा एक बड़ा मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बिग मॉलिक्यूल को फॉर्म कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटेनेशन। उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? कैटेनेशन, ठीक है। तो कार्बन की यूनिक एबिलिटी है, इसकी एक खासियत है, इसमें एक क्षमता है ऐसी कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ में मिलके
एक बड़े से लार्ज मॉलिक्यूल को वो क्या दे सकता है, जन्म दे सकता है, मतलब बड़ा सा लार्ज मॉलिक्यूल को फॉर्म कर सकता है, उसे बोला जाता है कैटेनेशन। उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में जो कार्बन के कंपाउंड रहते हैं वो रहते हैं जनरली लॉन्ग चेन। अब लॉन्ग चेन का ही दूसरा वर्ड है स्ट्रेट चेन। लॉन्ग चेन का दूसरा वर्ड है स्ट्रेट चेन, ठीक है। उसके बाद में ब्रांच चेन, मतलब कि अगर हमारा अगर ये अगर स्ट्रेट चेन है तो इसके कोई दूसरे कार्बन पे फिर से कार्बन के एटम, कोई दूसरे कार्बन पे फिर से उसकी ब्रांच किसी दूसरे ग्रुप की, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ये ब्रांच भी होती है, मतलब साइड चेन भी बोला जाता है उसको। ये जो ब्रांच चेन है इसको साइड चेन भी बोला जाता है, समझ में आ रहा है। ये साथ ही साथ में वो क्या फॉर्म कर सकते हैं, रिंग स्ट्रक्चर। लाइक हमने देखे जो बेंजीन वगैरह है वो ऐसा रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसका हर एक अल्टरनेट कार्बन डबल बॉन्ड से होता है। ऐसे वो रिंग स्ट्रक्चर भी सिंगल बॉन्ड से भी फॉर्म कर सकते हैं रिंग स्ट्रक्चर। ऐसे कार्बन 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 और इनके बीच में फिर ऐसी बॉन्डिंग। ऐसे उनका रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है किनका, कार्बन का। मैंने पहले क्या बोला, लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन माने ये ऐसा स्ट्रेट ऐसे। उसके बाद में ब्रांच में ये आएगा जिसके कार्बन के ही जुड़ के कोई दूसरी साइड चेन रहेगी, उसकी ब्रांच रहेगी। वो फंक्शन में भी काम करता है कार्बन के कंपाउंड। जब हम फॉर्म करते तो ऐसे भी बन सकते हैं। साथ ही साथ में वो रिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। उसके बाद में कार्बन इज अटैच बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसके पहले ही हमने पढ़े कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच रहते हैं। अब वो कैसे, तो हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला ही पार्ट रहेगा वो आपका, समझ में आ रहा है। मतलब कार्बन जो है वो अटैच रहता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ में। कार्बन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। वही मैंने जो बताया कि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो लॉन्ग मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल, बिग मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है बिकॉज ऑफ की उसकी एबिलिटी होती है कि कार्बन अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में क्या कर सकता है, दूसरे कार्बन एटम के साथ में अपना बॉन्डिंग तैयार कर सकता है। ऐसा ही सल्फर भी करता है, लेकिन सल्फर जो है ना स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, वो स्टेबल नहीं होता। इस वजह से वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे। यहाँ पर कार्बन जो है वो ज़्यादा स्टेबल भी होता है कंपैरिजन टू सल्फर, और वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आगे में कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, मतलब कि जैसा अपन ये जो आपके जो बॉन्ड दिख रही है कार्बन कार्बन बॉन्डिंग जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग होने के साथ में स्टेबल भी होती है, स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ स्टेबल भी रहती है। ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग रहती है वो स्ट्रॉन्ग रहने के साथ साथ क्या रहती है, स्टेबल, मतलब लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव, स्टेबल होने का मीनिंग क्या है कि वो रिएक्टिविटी ज़्यादा शो नहीं करते हैं। जब हम इसमें कोई हैलोजन, कोई फंक्शनल ग्रुप जो हम पढ़ेंगे है ना, ऐसा अल्कोहलिक ग्रुप हो गया, अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये जब हम ऐड करते हैं उसमें तो फिर वो रिएक्टिविटी शो करता है। लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह उसमें ऐड हो गए तो कार्बन के साथ में। लेकिन जनरली जो कार्बन होते हैं उसका अगर हाइड्रोजन के साथ में अगर बॉन्डिंग होता है तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो ज़्यादातर लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि वो स्टेबल होते हैं। समझ में आ रहा है ये पॉइंट का भी मीनिंग। आगे में कार्बन कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और अदर एटम्स ऑफ एलिमेंट। ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि कार्बन की जो, अब सबसे पहले ये पॉइंट को समझने से पहले आपको पता रहने होगा, ये पॉइंट को समझने से पहले आपको पता रहने होगा कि 4 अदर एटम के साथ में क्यों वो बॉन्डिंग करेगा। देखो क्यों करेगा, कार्बन की वैलेंसी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो होती है 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करता है, अपना हर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे अगर हम शो करते हैं तो उसका वो हर एक इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करता है, किसी दूसरे एटम के साथ में या फिर सेम कार्बन के एटम के साथ में बॉन्ड फॉर्म
4 इलेक्ट्रॉन्स एट 4 एटम्स ऑफ कार्बन और अदर, मतलब कि ये जो है इन 4 अदर कार्बन के साथ में भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, या फिर कोई एक हाइड्रोजन को लो या चारों हाइड्रोजन के साथ में भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, मतलब अदर एलिमेंट के साथ में भी। और ये क्यों होता है? बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट नेचर का होता है, मतलब कि उसकी वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, टेट्रा ये वर्ड का मीनिंग होता है 4 और वैलेंट का मीनिंग होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंसी उसकी। ठीक है, हाँ। अब कार्बन कैन फॉर्म द कंपाउंड विथ, ये भी मेन पॉइंट है, कार्बन जो है वो फॉर्म करता है कंपाउंड विथ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ में जब वो कंपाउंड फॉर्म करेगा तो वो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। लेकिन ये इनऑर्गेनिक है। क्यों इनऑर्गेनिक है वो मैं बता दूं आपको थोड़ी देर में। ठीक है, उसके साथ में अगर ऑक्सीजन के साथ में अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये अल्कोहलिक ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन आ गया, साथ ही साथ में अल्डिहाइड, कीटोन, ये सब ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स है, फंक्शनल ग्रुप्स। उसके बाद में ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब के साथ में कार्बन क्या फॉर्म करता है? कंपाउंड फॉर्म करता है। इन सब में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो लाइक आपका CH4, आपका C2H5, C2H6, C3H8, मतलब ऐसे वो हाइड्रोजन के भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपीन, ब्यूटीन, है ना, ब्यूटाइन, ऐसे अलग अलग कार्बन के कंपाउंड होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में फिर फॉर्म करता है वो नाइट्रोजन के साथ में। जब वो नाइट्रोजन के साथ में कंपाउंड फॉर्म करता है कार्बन, तो वहां पर आपका बनता है अमीन्स। क्या बनता है? अमीन्स फॉर्म करते हैं वो, जिसमें उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो है NH2, और उसको ऐसा भी लिख सकते हैं NH2, अमीन्स को, जो कि अमोनिया से डिराइव होता है। ठीक है, अमीन्स फॉर्म कर सकते हैं वो नाइट्रोजन के साथ में। कार्बन, कौन? कार्बन। उसके बाद में क्लोरीन, जो कि एक हैलोजन है। क्लोरीन क्या है? हैलोजन है, तो वो भी एक एज अ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वहां पे वर्क करता है। और वो क्लोरोमीथेन, जो क्लोरो फॉर्म होता है आपका, टेट्राक्लोराइड, ऐसे वो अलग अलग कंपाउंड भी फॉर्म करने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा? कौन? कार्बन। और इस कारण से वो कार्बन हर एक अलग अलग एलिमेंट के साथ में कंपाउंड फॉर्म करने के कारण से वो किसको राइज देता है, किसको बढ़ावा देता है? वो बढ़ावा देता है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को। सबसे पहले अगर कार्बन सिर्फ अगर हाइड्रोजन के साथ में ही अगर रिएक्ट होता था तो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के ही मॉलिक्यूल में पढ़ना पड़ता था। लेकिन हमने देखा है कि कार्बन रिएक्ट हो सकता है ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, क्लोरीन के साथ में, और वो बड़े बड़े और लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी और कंपाउंड भी फॉर्म कर सकता है। तो ये हो गई पूरी की पूरी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये सब क्या हो गई? वर्सेटिलिटी ऑफ कार्बन। समझ में आ रहा है? एक वर्सेटाइल मतलब अलग अलग वेरियस फंक्शंस पे काम करना, उसको अडेप्ट करना उस प्रॉपर्टी को, उसे बोला जाता है वर्सेटिलिटी, वर्सेटाइल नेचर। समझ में आ रहा है? तो ये सब कुछ हमें कार्बन में देखने मिलता है, इतना सब कुछ समझ में आ गया। इसी पर से हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन एक ऑलराउंड प्रदर्शन देता है जब हम उसके फंक्शंस की बात करेंगे तो, उसके वर्किंग की बात करेंगे तो। ठीक है, अब ये हो गया आपका वर्सेटाइल। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। लेकिन उसके पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। उसके पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली देखा गया है कि जितने भी कंपाउंड जिनमें कार्बन सब एज अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, एज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उन्हें बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कि जो आपका कंपाउंड है कोई भी जिसमें कार्बन एज अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, उन्हें बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स। तो आपको ये पॉइंट दिखाना पड़ेगा कि कार्बन कंपाउंड हैविंग द कार्बन एज अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्हें बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट वो हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में होते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन। इन्हें बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। इन्हें क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन्स। ओके,
उसके बाद में ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आपको आपके टेक्स्ट बुक में जो नोट टू नो में दिया हुआ है पॉइंट, जहां पर बोला गया है कि कार्बाइड्स, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, मतलब कि जैसा ये CO2 है, CO है, CO3 है, मोनोकार्बोनेट। उसके बाद में क्या है उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि HCO3, समझ में आ रहा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो सब है, ये सब क्या रहते हैं बोले, ये सब रहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो इन सब में भी कार्बन तो प्रेजेंट है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, मतलब कि यहाँ पे एक अलग एलिमेंट है जो कि है ऑक्सीजन। इस वजह से ये बन जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कैसे कंपाउंड बन जाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है? तो वो आपने ध्यान में रखना है, बिकॉज इट कंटेन कार्बन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन को कंटेन करते हैं, तो उसे बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं तो बाकी सब इनऑर्गेनिक रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। और जनरली जो ह्यूमन बींग्स वगैरह भी है, वो भी क्या फॉर्म होते हैं? वो भी सभी कार्बन में। उनमें जो ह्यूमन बींग्स वगैरह में भी हम देखेंगे तो हमारा जो DNA हो गया, आफ्टर दैट हम जो प्रोटीन लेते हैं, हम जो खाने की चीजें लेते हैं, ये कहीं ना कहीं भी इसमें कार्बन का ही कंपोजिशन होता है। तो जनरली हम ये बोल सकते हैं कि हम भी सभी जन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। हमें पाए जाने वाले सभी एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब प्लांट रहो या एनिमल रहो, उनमें पाया जाता है। ये हो गया आपका कार्बन के बारे में एक वर्सेटिलिटी उसकी, कि वो किन अलग अलग फंक्शंस पे काम करेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक किसे बोलेंगे? जिसमें कार्बन एज अ कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट नहीं है, या फिर कार्बन है भी तो हाइड्रोजन वहां पर नहीं रहेगा ऐसा, और दूसरे एलिमेंट उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, उसको इनऑर्गेनिक बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये हो गया आपका डिफरेंस। फिर आपको और एक चीज ध्यान में रखना है कि जो कार्बन है वो लार्ज नंबर ऑफ चेन फॉर्म करता है, वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने पढ़े उसमें जैसा कार्बन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ऐसी n नंबर ऑफ, जैसे देखा जाए तो वो n नंबर ऑफ कार्बन की ऐसी चेन फॉर्म कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं जनरली पॉलीमर्स। जिसको हम क्या बोलते हैं जनरली? पॉलीमर्स। ऐसे n नंबर ऑफ भी वो बना सकता है कार्बन। समझ में आ रहा है? लॉन्ग चेन, ऐसे लंबी चेन बनती है। हमको उतना डीप में नहीं जाना है अभी फिलहाल में, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर n नंबर ऑफ कार्बन की चेन अगर बढ़ती गई और उसमें अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होते गए, तो उनको बोला जाता है पॉलीमर्स। उनको क्या बोला जाता है? पॉलीमर्स। ठीक है? हाँ, तो ये हो गया आपका पूरा क्लियर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है? अभी हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, उसके बाद में पढ़ते हैं हम अपने सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के ऊपर। अभी बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब कार्बन कंपाउंड को जनरली हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? देखो, द कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि तैयार किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की मदद से, उनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं स्टूडेंट्स दो टाइप के, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टडी करने से पहले हम रिवाइज करेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? अब ये जो सिंगल बॉन्ड है ये रहेगा आपका सैचुरेटेड में, मतलब ऐसे कंपाउंड, ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ऐसे हाइड्रोकार्बन मतलब कि ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है टू द अदर एटम, तो उसे बोला जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलेंगे? जहां कार्बन एटम कनेक्टेड रहेगा बाय द सिंगल बॉन्ड। कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय द सिंगल बॉन्ड, उसे कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड किसे कहेंगे?
उसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उनको क्या बोला जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये ध्यान में रखना है आपने। उस पर से हम अपनी डेफिनेशन बनाते हैं। चलो उस पर से अभी हम अपनी डेफिनेशन बनाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से आएंगी कि द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ऐसा लिखेंगे जनरली हम सिर्फ द हाइड्रोकार्बन्स in which ऐसे हाइड्रोकार्बन्स in which कार्बन एटम are connected to the other atoms, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम कनेक्टेड रहेंगे टू द अदर एटम्स विथ कौन से बॉन्ड से? विथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम कनेक्टेड रहेंगे अदर कार्बन एटम के साथ में या अदर हाइड्रोजन एटम के साथ में, किसकी वजह से? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड, are called a saturated hydrocarbons। इनको क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ में या फिर कोई हाइड्रोजन के साथ में या अदर कोई एलिमेंट के साथ में सिंगल बॉन्ड से अगर कनेक्टेड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से अगर कनेक्टेड है, तो उन्हें बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उन्हें क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही अल्केन भी बोला जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही क्या बोला जाता है? अल्केन। वो पॉइंट लिख लेते हैं अभी नेक्स्ट कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स are also known as an alkanes। क्या? अल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कौन से नाम से जाना जाता है? अल्केन। इस नाम से। अल्केन मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है तो ANE आता लास्ट में। जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है तो लास्ट में ANE आता है। लास्ट में क्या आता है उस वर्ड के? ANE। जैसा आपने एग्जांपल के तौर पे देखे हैं मीथेन, तो ये देखो लास्ट में ANE आना मतलब कि इसमें सिंगल बॉन्ड रहता है और उसे बोला जाता है अल्केन। उसके बाद में आपने वर्ड सुने होंगे इथेन, ANE तो अल्केन है। प्रोपेन, इन सब के लास्ट में कौन सा सफिक्स आ रहा है? ANE। मतलब अल्केन मींस व्हाट? जिसमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहते, साथ ही साथ में अल्केन में सफिक्स होता है, अल्केन में सफिक्स होता है ANE। सफिक्स का मीनिंग होता है लास्ट में आने वाला वर्ड जो कि रहता कंप्लीट करता उस वर्ड को, उसे बोला जाता है सफिक्स। तो वो रहता है ANE, उसको बोला जाता है अल्केन। जैसा हम बात करेंगे मीथेन, तो इसका केमिकल फॉर्मूला है CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8। अब ये जो केमिकल फॉर्मूले इनके जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला हमें याद रखना है। अल्केन के लिए हमको अल्केन के लिए एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है। अल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका वो है CnH2n+2। अगर अल्केन के अगर कंपाउंड्स अगर फॉर्म करना है, सपोज आपको देखो अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लियर हो गया, उसमें भी हमने बोले कि अल्केन को एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो वहां पर अल्केन के कंपाउंड फॉर्म करने के लिए हमें जनरल फॉर्मूला लगेगा CnH
वेयर यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n क्या रहेगा उसमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब ये कैसे प्रूव होता है उसको चेक भी करेंगे। देखो अभी जैसा इफ n इक्वल टू 1, अगर हम n की वैल्यू ले रहे हैं 1 तो जनरल फॉर्मूले में पुट कर दो n की वैल्यू ये वाले फॉर्मूले में, गेट C1H2 into 1 plus 2 C1H2 plus 2 C1H4, और जनरली हम H लिखते नहीं है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH4, बन गया आपका मीथेन इस जनरल फॉर्मूले से। ये क्या है एक्चुअली में, मीथेन। और अब इसका जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो मीथेन का स्ट्रक्चर आता है, जो मीथेन है इसका स्ट्रक्चर आता है C, ऐसे 4 बॉन्ड जिसमें हर एक बॉन्ड पे होता है हाइड्रोजन। मतलब देखो हाइड्रोजन के 4 एटम जो कि अपनी एक एक वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं एक एक बॉन्ड फॉर्म करके, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 4 हाइड्रोजन के साथ में शेयर करके खुद भी अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर ले रहे हैं। ये हो गया CH4। अगर हमने n की वैल्यू अगर 2 पुट करें, इफ n की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो हमें देखो दूसरा अल्केन मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, दूसरा अल्केन, वो जो कि रहेगा आपका CnH2n plus 2 equal to C2H2 into 2 plus 2 equal to C2H2 into 2 4 plus 2 equal to C2H6। क्या मिलेगा, C2H6, और C2H6 को ही बोला जाता है इथेन। मतलब 2 कार्बन रहे तो इथ, 1 कार्बन रहा तो मिथ, और 3 कार्बन रहे तो प्रॉप, ऐसा है वो। ठीक है, ये देखो अभी C2H6 तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका नाम इथेन, और इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, नंबर ऑफ कार्बन आएगा कितने है यहाँ पे 2, तो कार्बन का पहले चेन बना लेंगे। समझ में आ रहा है, पहले क्या बनाएंगे, कार्बन की चेन। ये देखो मैं इसको, ये जो इथेन का स्ट्रक्चर है इसको मैं इधर बना रहा हूँ, ये इतना पार्ट मिटा देता हूँ। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आपको अंडरस्टूड हो गई है, आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, ये देखो इथेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बना रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके सामने है, इस पर से देखोगे आप कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2, मतलब पहले रहेगा कार्बन के बीच में एक बॉन्ड। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, मतलब कार्बन ने अपनी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर दिया, मतलब कि उसकी एक वैलेंसी जो है 4 में से वो सेटिस्फाई होगी। अब उसके और कितने बाकी है वैलेंसी सेटिस्फाई होने के, 3, और ये वाले भी कार्बन के कितने वैलेंसी सेटिस्फाई होने की बाकी है, 3। तो अभी उस पर क्या आ जाता है, उस पे आ जाता है आपका हाइड्रोजन, जो कि कितने हाइड्रोजन है, 6। तो पहले वाले कार्बन पे हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन, और दूसरे वाले कार्बन पे हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से ये बन गया आपका इथेन का स्ट्रक्चर। ऐसे ही आपको होमवर्क में क्या करना है, n की वैल्यू 3 पुट करो तो आपको मिलेगा प्रोपेन, n की वैल्यू 4 पुट करो तो आपको मिलेगा ब्यूटेन, n की वैल्यू 5 पुट करो तो आपको मिलेगा पेंटेन, और ऐसी वो लॉन्ग चेन बनती जाएंगी कार्बन की। किसकी चेन बनती जाएंगी, कार्बन की। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, तो इसको नोट डाउन करना फट से, पॉज लेके 2 मिनट 1 मिनट में होता है नोट डाउन करके। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो अब देखो मैं वो प्रोपेन वगैरह बना के ही दिखाता हूँ आपको, मतलब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाता है यहाँ पर अल्केन के लिए। ये जो प्रोपेन ब्यूटेन है ना, ये मैं आपको बना के ही दिखाता हूँ, मतलब आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा अल्केन के लिए। अप टू हेक्सेन तक के बना डालते हैं अपन, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, आगे भी बना सकते हो। ठीक है, देखो n की वैल्यू 3 पुट करें तो फॉर्मूला बनेगा C3H8। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखना है, ये वाले फॉर्मूले में CnH2n+2 में। ठीक है,
देखो अभी स्ट्रक्चर देखो, कार्बन कितने हैं 3, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कार्बन कार्बन की चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर इसके फर्स्ट वाले कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन बाकी है अभी भी, सेकंड वाले कार्बन के देखो 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन के साथ में और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के साथ में बॉन्डिंग बनाने में, तो 2 तो चले गए बॉन्डिंग में, अब बचे कितने 2, तो वो हम रिमेनिंग दिखाते हैं ऐसे, और बाकी के जो इसके भी 3 इस तरीके से, समझ में आ रहा। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की ही हम स्टडी कर रहे हैं, बाकी कुछ कोई है नहीं यहाँ पे। ये बन गया स्ट्रक्चर प्रोपेन का। और यहाँ पर देखो हमेशा एक स्ट्रेट चेन बढ़ते जा रही है, सीधी सीधी कार्बन की, तो इसे एक लॉन्ग चेन भी बोला जाता है, या फिर स्ट्रेट चेन भी बोला जाता है इसको, या सिंपली चेन भी बोल सकते हैं इसको। ऐसे ही अब देखो इसका नाम क्या आएगा, प्रॉप, और अल्केन है तो ANE। ANE क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, मतलब अल्केन है, अल्केन है तो ANE, और PROP प्रॉप क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है। तो अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, अगर नंबर ऑफ कार्बन, अभी से लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्बन और उसके नेम्स, ठीक है, सफिक्स प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स मतलब कि ये सफिक्स मतलब ANE यहाँ पे अल्केन में, देखो नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो मिथ प्रीफिक्स, ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो ईथ प्रीफिक्स में, नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है तो प्रॉप, नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 है तो ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन अगर 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट। ऐसा अगर 8 है तो, अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट, OCT ऑक्ट, ठीक है, 9 कार्बन है तो नॉन, NON नॉन, 10 है तो डेक। ऐसे 10 तक के ही आपको अभी 10th स्टैंडर्ड में याद रखना है, ठीक है, 10 कार्बन है तो डेक, ठीक है। ऐसे ही आपने ड्रॉ कर देना, ये अपने बुक में नोट्स में बनाना है, ये रहेगा आपके प्रीफिक्स इसके बीच में। अब देखो ये हो गया 1 2 3, ये इथीन में भी आएंगे काम में आपको, ये इथाइन में भी आएंगे। अब ध्यान क्या रखना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE सफिक्स आएगा अल्केन का, डबल बॉन्ड है तो ENE सफिक्स आता है अल्कीन का, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE सफिक्स आता है अल्काइन का। समझ में आ रहा है, वो अनसैचुरेटेड में पढ़ेंगे। अभी ये हो गया आपका कंप्लीटली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जहां पर हमने पूरा देखे, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, इसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, आपको टेक्स्ट बुक में बनाकर दिया है, आपने प्रैक्टिस करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। समझ में आ रहा है, उसकी प्रैक्टिस करो, बहुत ही सिंपल है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मैंने आपको ये पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो नाउ हम अभी देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बनेगी, अ कार्बन कंपाउंड, एक ऐसा कार्बन कंपाउंड इन विच, अ कार्बन कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स are connected with other atoms by double ऐसे और ट्रिपल 1 2 3 covalent bonds are called an unsaturated कार्बन कंपाउंड, और हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर कार्बन कंपाउंड यूज किया, आप उसको हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ कि हाइड्रोजन और कार्बन ही वहां पर अभी फिलहाल में प्रेजेंट है।
मतलब किन्हें कहा जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बन कंपाउंड, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम्स कनेक्टेड रहते हैं किसी दूसरे एटम के साथ में, वो चाहे फिर कार्बन का हो या हाइड्रोजन का हो, ऐसे कोई दूसरे एटम के साथ में कनेक्टेड रहते जो कि डबल या फिर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा उसमें, एक तो डबल रहेगा या फिर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में, उसे बोला जाता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ध्यान में रखना, कार्बन के बीच में ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसे बोला जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मीन्स कि एक आपका पहला कार्बन है और दूसरा कार्बन है, तो दोनों के बीच में ही अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर आपने डबल बॉन्ड लिख के बोले कि ये अनसैचुरेटेड है तो ये आपको गलत मिलेगा। आपको क्या ध्यान में रखना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड हो, मतलब कार्बन के दो एटम एक तो डबल बॉन्ड से हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ में अटैच हो। किसके साथ में? ट्रिपल बॉन्ड के साथ में अटैच हो, तो इसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स? इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड में होते हैं दो टाइप्स के, जैसा हमने सैचुरेटेड में देखे अल्केन, जब डबल बॉन्ड होता है तो इनको बोला जाता है अल्कीन। क्या बोला जाता है? अल्कीन, जिसमें कार्बन, एक मिनट, हाँ, अल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड, ऐसे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जिनमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है, कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, उनको बोला जाता है अल्कीन। मतलब कि जो सफिक्स है आपका, जो सफिक्स है वो क्या रहेगा? ENE। उसमें अल्केन में क्या था? ANE। अल्केन में सफिक्स क्या था? ANE। अल्कीन में क्या रहेगा? ENE। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन, मतलब कि YNE आता है लास्ट में। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन, मतलब कि YNE आता है लास्ट में। समझ में आ रहा है? ध्यान में आ रहा है? चलो, तो अब ये अल्कीन और अल्काइन भी समझ में आ गया। ठीक है, आ गया समझ में? ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें कार्बन आइटम्स अपने एक दूसरे से दो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, उनको बोला जाता है अल्कीन। और ऐसे कार्बन एटम्स, जहां ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, उन्हें बोला जाता है अल्काइन। अब अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अल्कीन फॉर्म होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला है फॉर अल्कीन, क्या रहेगा जनरल फॉर्मूला अल्कीन के लिए? CnH2 जो जनरल फॉर्मूला है अल्कीन के लिए वो है Cn, मतलब कि N इज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या रहेगा अल्कीन के फॉर्मूले में? CnH2n, वेयर N इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और वही अगर हम बात करेंगे अल्काइन की, तो अल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। और उसमें बॉन्ड कितने फॉर्म होंगे? कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड रहेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड रहते जाएंगे? अल्काइन में 3 बॉन्ड रहते जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया डेफिनेशन आपका। आपने बनाना है उसकी डेफिनेशन अल्कीन और अल्काइन की। द हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन कंपाउंड having the carbon atom connected by the double bond is called as alkene, and the hydrocarbon in which the carbon atom connected by the triple bond, two carbon atom connected by the triple bond is called as a alkyne। और अल्कीन और अल्काइन में मिथ ये प्रीफिक्स कभी भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मिथ जो है इसमें सिर्फ एक ही कार्बन एटम होता है, और अल्कीन और अल्काइन में स्टार्टिंग से ही 2 कार्बन एटम जरूरी है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नहीं है।
वजह से वहां पर दो ही कार्बन एटम लगेंगे, मतलब शुरुआत कहां से होंगी, अल्कीन और अल्काइन की ईथ से। किससे होंगी, ईथ, जो लिख कर दिया मैंने 2 कार्बन से। तो देखो फर्स्ट पहले लेते हैं हम अल्कीन के लिए, पहले क्या लेते हैं, अल्कीन के लिए इफ n इक्वल टू 2, 1 नहीं है, 1 रहेगा तो CH4 ही बनेगा, CH2 बनेगा जो कि यूनिट होता है, इथाइलिन यूनिट, ठीक है। हाँ, इफ n इक्वल टू 2 देन CnH2n becomes, ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू n की वैल्यू 2 पुट करो, h की वैल्यू 2 into 2, तो C2H4 जो कि है आपका C2 होने के कारण ईथ, और कितने एटम कितने हैं वहां पर, डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है वहां पे, डबल बॉन्ड है, इसीलिए ENE इथीन, क्या आएगा, डबल बॉन्ड है इसलिए इथीन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, समझ में आ रहा है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है क्या। ये है आपका इथीन, क्या है आपका, ये इथीन का स्ट्रक्चर है ये आपका, गॉट इट। उसके बाद में अगर n की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं देन CnH2n इक्वल टू C3H2 into 3, ये बन गया C3H6। C3H6 का नाम होता है C3 के लिए प्रॉप, और ENE इथीन के लिए, सब ENE अल्कीन के लिए, ENE किसके लिए, अल्कीन के लिए। ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या, क्योंकि देखो बहुत सिंपल है, C3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है मतलब हमने क्या प्रीफिक्स लिए थे, प्रॉप, जो इसके जस्ट पहले मैंने दिखाया वो आपको याद करना पड़ेगा, वो याद नहीं हुआ तो समझ लेना कि अपने को जमेगा नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका C3H6 मतलब प्रोपीन, पढ़ेंगे कैसे उसको, प्रोपीन, समझ में आ रहा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पर बना कर दे रहा हूँ, C3 है मतलब कार्बन के 3, इसमें से अब ये क्या है आपका जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, बोले एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, मतलब कि सपोज हम ये 2 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। अब ये मैंने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्यों दिखाया, देखो ये जो मिडल वाला कार्बन है ये, इसका इसके 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके साथ में डबल बॉन्ड फॉर्म करने में, समझ में आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा ये वाले कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने में, मतलब इन टोटल 3 इलेक्ट्रॉन तो उसमें एंगेज हो गए, बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन, इस वजह से वो एक ही इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, समझ में आ रहा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से रहता है, किसका, प्रोपीन का, किसका है ये स्ट्रक्चर, प्रोपीन का। पहचानेंगे कैसे, 3 कार्बन है तो प्रोपीन और डबल बॉन्ड होने के कारण ENE, डबल बॉन्ड होने के कारण ENE, और ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जनरल फॉर्मूले के बेस पे आपको अलग अलग कंपाउंड बना के उसका नाम देने को आता है एग्जाम में, समझ में आ रहा है, अलग अलग कंपाउंड का नाम देके उसके नाम देने को आता है आपको एग्जाम में, तो वो आपने ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको कुछ इस तरीके से करना है करके। ये जो आपके जनरल फॉर्मूले है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा तो ही जाके हो सकता, ठीक है। चलो इस तरीके से आप n की वैल्यू 3 पुट करके ब्यूटीन, 4 पुट करके ब्यूटीन बना सकते हो, 5 पुट करके पेंटीन बना सकते हो, समझ में आ रहा। तो होमवर्क में आपने कुछ उस तरीके से करना है, ठीक है। अब ये हो गया स्टूडेंट आपका अल्कीन के लिए। अब हम पढ़ते हैं अल्काइन के लिए, हम अभी किसका देखते हैं, अल्काइन का, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपने बनाना है, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो और वो जो स्ट्रक्चर मैंने मिटा दिया वो आपने खुद में बनाना है, समझ में आ ही गया आपको, ठीक है। उसके बाद में
अभी देखते हैं अल्काइन। अब अल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? अल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? CnH2n-2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से माइनस भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम n की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अल्काइन के लिए कितने बॉन्ड फॉर्म होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में फॉर्म होंगे, मतलब कि उसमें कार्बन एक नहीं तो 2 लगेंगे हमें। समझ में आ रहा है ऐसा? तो देखो अभी जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इफ n इक्वल टू 2, अगर n क्या है? 2 है, तो CnH2n-2 क्या हो जाएगा? C2H2 इंटू 2 n के जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया यहाँ पे, ये बन गया C2H4-2, तो ये बन गया C2H2, क्या बन गया? C2H2 मतलब कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2, अरे 2 ही है, मतलब बाकी के कहाँ पे गए? तो बाकी के आए जनाब आपके इस ट्रिपल बॉन्ड में, बाकी के किसमें आए? इस ट्रिपल बॉन्ड में, मतलब कि कार्बन के जो 2 एटम्स है ना, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ, और जो बाकी बचे एक एक इलेक्ट्रॉन है वो करेंगे शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ में। वो किसके साथ में शेयरिंग करेंगे? हाइड्रोजन के साथ में। अब इसको नेमिंग करना है हमें, बराबर है। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले सफिक्स आ जाएगा YnE, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स आ जाएगा YnE, और कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, मतलब कितना रहता है उसका प्रीफिक्स क्या रहता है? ETH, इथाइन। क्या रहता है? इथाइन। ये मैंने शो करने के लिए दिखाया, ये साथ में लिखना है ऐसे। इसको बोला जाता है इथाइन। क्या बोला जाता है? इथाइन। इसके बाद में हम ऐसा ही प्रोपाइन भी बना सकते हैं, प्रोपाइन। समझ में आ रहा कैसे होगा वो? देखो वो कैसे बनेगा? n की वैल्यू ले लो 3, n की वैल्यू क्या लेंगे हम? इफ n इक्वल टू 3, तो जो जनरल फॉर्मूला आपका H2n-2, ये क्या हो जाएगा? C3H2 इंटू 3-2, तो ये बन जाएगा C3H2 इंटू 3-6-2, बन गया C3H4। क्या बन गया? C3H4। मतलब कि यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो अभी 3 कार्बन, तो इसके एक का, अब वो डबल बॉन्ड इधर भी दे सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, मैंने यहाँ पर दिया तो इधर भी सिंगल बॉन्ड आएगा अभी कार्बन का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है, फर्स्ट वाला कार्बन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, मतलब इसका एक ही इलेक्ट्रॉन बैलेंस था, तो वो बन गया हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग। समझ में आ गया? देखो अच्छे से देखो, ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है फर्स्ट पोजीशन पे, इसका 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए बॉन्डिंग शेयरिंग में, और 3 ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन। ये जो सेकंड वाला कार्बन है, ये सेकंड वाले कार्बन की तो कोई वैलेंसी भी बची ही नहीं, वो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया। कैसे? ये फर्स्ट वाले कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट वाले कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, और ये थर्ड वाले कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड, मतलब वहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब वो टेट्रा वैलेंसी उसकी सेटिस्फाई हो गई। और ये जो बाकी बचा तीसरा कार्बन है, ये बेचारा थोड़ा सा अलग है, इसके एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गया, इसके साथ में कुछ भी रिलेशन नहीं है, इसके साथ में एक ही हो, बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन गया, बाकी बचे कितने? 3। तो ये इस प्रकार से। अब देखो स्ट्रक्चर को देखो, पूरे स्ट्रक्चर को देखो, CH3 मतलब हाइड्रोजन के 3, कार्बन के 3 और हाइड्रोजन का ये 1, इसको नाम दिया जाता है, सफिक्स में आएगा YnE बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन होने के 3 कार्बन होने के कारण तो प्रोपाइन। क्या बनेगा ये? प्रोपाइन। समझ में आ रहा? जब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे तो आपको और भी मजा आएगा ये नेमिंग करने में, उसके रूल्स भी आपको याद रहने होना, तो और अच्छे से आएगा आपको, ठीक है। लेकिन फिलहाल में हमें अभी इस तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमें फिलहाल में ध्यान में रखना है कि ये बन गया आपका जनरल फॉर्मूला अल्काइल के लिए, और कुछ इस तरीके से आपके अल्काइल
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, यह आपका पूरा कंप्लीट हो गया। हम आगे के क्लास में देखेंगे कि जो कार्बन चेन्स होती है, ब्रांच चेन क्या होती है, रिंग चेन क्या होती है और स्ट्रेट चेन क्या होती है, वो देखेंगे अगले क्लास में। साथ ही साथ में पढ़ेंगे अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। देखते हैं पहले रिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो एक एक करके और आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे हम उसकी ब्रांच चेन वगैरह, ठीक है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही। आपको आज के क्लास में जितना भी पढ़ाया गया है कृपया उसको पूरे तरीके से करना है आपने। समझ में आ रहा है? मिलेंगे अगले क्लास में।